Hello students, welcome back to our channel Mission CP Hub. So this is your educator Ankit Sharma and I'll be taking you through chapter 7 of class 10th NCERT, that is control and coordination. So let's start this topic. What do you mean by control and coordination? तो एज यू ऑल नो कि कंट्रोल का मतलब होता है कि किसी चीज को कंट्रोल करना, ओके। एंड व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जो कंट्रोल्स मिल रहे हैं आप उस पर कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हो, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दोस कंट्रोल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर इन अ लिटिल ब्रीफ। देखिए, मैं ये चैप्टर बताता हूँ आपको और चैप्टर के साथ साथ आपको कुछ चीजें बताता हूँ जैसे कि आपको पता होना चाहिए डेली लाइफ एक्टिविटीज जैसे आपकी होती हैं, ठीक है। जैसे आप लोग पता है कि आप चल रहे हो, ठीक है। चलते चलते अगर आपको वॉक करते करते अगर सामने आपको दिख रहा है कि एकदम से लेपर्ड आ रहा है, चीता आ रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको वहां से भागना है, ठीक है। वो हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि आप खड़े हो, फायर लगी है, तो आपको पता है उससे खुद को सेव करना है, ओके। या फिर कोई आपके ईयर्स के अंदर तेज शाउट कर रहा है, तो आपको मतलब फीलिंग्स आती है, सेंसेशंस होती हैं, ठीक है। तो इन पे बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे वर्क्स होते हैं, फंक्शनिंग होती है, वो थोड़ा हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में थोड़ा ब्रीफ में। तो आगे चलते हैं, चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, नर्वस सिस्टम क्या होता है। हमारा नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है, एक्चुअली नर्वस सिस्टम इज सेट ऑफ नर्व्स, ठीक है। नर्व्स क्या होती है, ये नर्व्स नर्व का अपनी एक सिंपल डायग्राम है, ठीक है। इसे हम और क्या बोलते हैं, इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन क्यों कहते हैं, न्यूरॉन ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिग्नल्स को पास करना एक जगह से दूसरी जगह पर, ओके। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे इसको। ये आपका न्यूरॉन है। कभी भी याद रखिए, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सपोज कर लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक है। इसको यहाँ बाइट करता है, कुछ भी वास्ते बाइट करता है, सपोज कर लीजिए बी होती है, बी इसको बाइट करती है। जब इसको बी इसके हैंड पे बाइट करेगी ना, तो उसके पूरी बॉडी के अंदर, मतलब इस ह्यूमन की सारी बॉडी के ऊपर ये ऐसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमेशा जो सिग्नल होता है ना, वो हमेशा यहाँ पे कैच किया जाता है, ठीक है। इसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सिग्नल को कैच किया जाएगा। यहाँ से जो आपका सिग्नल है ना, वो जाता है कहाँ पर, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से ये सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं एक्सॉन के थ्रू, कहां पर, नर्व की एंडिंग पर, ठीक है। नर्व की एंडिंग पे ये जाता है, ठीक है। नर्व की एंडिंग से ऐसे ही सेम एक और न्यूरॉन कनेक्टेड होता है, ठीक है। उस न्यूरॉन से दूसरे में ऐसे करते करते ये जो न्यूरॉन्स है ये सिग्नल पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन के पास, ठीक है। ब्रेन हमारा फिर हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए बताता है कि क्या क्या रिस्पॉन्ड करना है। और याद रखिएगा, ये जो सिग्नल्स आते हैं ना, ये किस फॉर्म में आते हैं, ये आते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स आप समझते हो ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में आते हैं। याद रखिए, हर एक न्यूरॉन में, जैसे भी हर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डेटा जाता है, जैसे ये न्यूरॉन था, इस न्यूरॉन से जब अगले न्यूरॉन में डेटा जाएगा, तो वो केमिकल फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में डेटा आया, फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो थी वो कन्वर्ट हुई केमिकल्स में, और केमिकल फिर आगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में केमिकल गया। तो देखिए, आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा एक्शन लेने के लिए। जैसे आपका ब्रेन इस केस में क्या है, आपको एक्शन लेने के लिए बोलेगा कि यहाँ से बचना है आपको, ठीक है। तो आप एकदम से क्या करोगे, अपने हाथ को हटाओगे, ठीक है। एकदम से अपने हाथ को हटाओगे। सेम केस होता है अगर मान लीजिए आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट था, हॉट ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपका हाथ रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कैसे पता लगता है कि आपको अपने हाथ को हटाना है, ठीक है। वो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं जब भी उसको कोई सेंसेशन होती है। तो यहाँ पे आपका सिग्नल मिला, न्यूक्लियस ने उसको सिग्नल को चेंज किया, आपके आपके सिग्नल को एक्सॉन के थ्रू ट्रांसमिट किया। यहाँ पे केमिकल रिलीज होगा, वो केमिकल दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा। ऐसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, ब्रेन बोलेगा, सिग्नल पास करेगा आप हैंड को कि आप वहां से हटा लो अपने मतलब अपने आप को हटा लो, ठीक है। तो ऐसे करके बॉडी के अंदर एक्शंस प्रोसीड होते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है एक्चुअली में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है कि आपकी बॉडी के अंदर
जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं जहां मिलते हैं, जैसे ये जो पार्ट है यहाँ पर आपका दूसरा न्यूरॉन मिलेगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपका दूसरा न्यूरॉन मिलेगा, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन आपको पता होगा ना, जहाँ पे जैसे हम बोलते हैं रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा पार्ट जहां पे दो बड़ी सिटीज ज्वाइन करती हैं, ठीक है, जहां पे दो बड़ी सिटीज मिलती है उसे हम जंक्शन बोलते हैं। तो सेम इज द केस हियर, यहाँ पे जैसे ही दो न्यूरॉन्स मिलेंगे विल कॉल दैट प्लेस एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। रिफ्लेक्सेशन कुछ नहीं होता, रिफ्लेक्सेशन वही सेम केस है जो मैंने आपको बताया ना भी, ये ये वाला केस बताया था, जो हॉट कोई भी ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर से आप हीट हीट आ रही है, तो अपने हैंड को आप कैसे रिमूव करते हो, दैट आर दोज आर रिफ्लेक्सेशन। रिफ्लेक्सेशन एक्शन मतलब जिसमें आपको इंस्टेंट एक्शन लेना पड़े किसी भी चीज के ऊपर, तो उसमें बॉडी कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे भी सेम वही केस है जो हमने अभी रीड किया कुछ टाइम पहले। अब देखिए, ये चैप्टर का आप कह सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के ऊपर सीडीएस के अंदर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। देखिए, ह्यूमन ब्रेन की अगर हम पार्ट्स की बात करें ना, तो ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है, आपने सुना भी होगा उसके बारे में। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब खराब है तो पार्डन फॉर दैट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन, सेकंड पार्ट है मिड ब्रेन एंड थर्ड पार्ट है हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड मतलब लास्ट, फोर मतलब फर्स्ट एंड मिड मतलब जो मिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। अब इन तीनों के क्या क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसे देखो पता है कि ब्रेन आपका मेन मैसेज सेंडिंग ऑर्गन है, ठीक है, मैसेज को इंटरप्रेट करता है और उसके ऊपर एक्शन जो लेना है ना वो सारा ब्रेन ही करता है। तो मतलब आप कह सकते हो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका सारा ब्रेन का काम है, ठीक है। देखिए, मैंने इसको जैसा वो बताया था कि 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। फर्स्ट है फोर ब्रेन, फिर मिड एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। अब देखिए, ये चीज याद रखिए कि जो फोर ब्रेन होता है ना, ये बॉडी का मेन थिंकिंग पार्ट होता है। इसके पास रीजंस होते हैं, कैसे रीजंस होते हैं, जो कि सेंसरी इंपल्सेस रिसीव करते हैं। सेंसरी इंपल्सेस क्या होता है, सेंसर जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी इंपल्सेस इंपल्सेस निकलती हैं। आपके पास आपको पता है कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। वो 5 कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दिखाइएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि दैट इफ दे आर रॉन्ग और राइट, ठीक है। तो देखिए, फोरब्रेन के पास ना स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो कि हियरिंग, स्मेल, साइट और ऐसे देखिए पार्ट्स के लिए, ऐसे कामों के लिए आपकी हेल्प करते हैं। देखो, आपका जो क्वेश्चन था मेरा वो उसका आंसर यहीं पे मिल गया होगा आप लोग को कि हियरिंग, स्मेल, साइट के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वही हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स के लिए जो आपका फोर ब्रेन है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जितने भी सेंसिंग के काम है ना, ठीक है, जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, आपको क्वेश्चन आता है ना कहीं कभी भी और उसमें सेंस ऑर्गन से रिलेटेड कुछ भी है, तो फोर ब्रेन याद रखिएगा, उसमें फोर ब्रेन ही आपका आंसर होगा। इसके अलावा देखिए, हंग्री फील करना, ठीक है, कि आप भूखे हो, ठीक है। इसके अलावा पेट फुल होना, ठीक है, ये सब काम भी फोर ब्रेन के होता है कि आपका पेट फुल है या खाली है, ये सब कुछ ये भी वो भी ये बताता है। अब जो भी हमारे ना आप देखोगे जो मोटर एरियाज होते हैं, मोटर एरियाज क्या होते हैं, देखो मोटर का काम क्या होता है, चलने का। तो वैसे हमारी बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट्स जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, उन एरियाज से जो भी आपको सिग्नल मिलते हैं या फिर आप कह सकते हो कि जो उनकी कंट्रोलिंग होती है ना, वो सारी कौन करता है, आपका फोर ब्रेन ही करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेंसेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे कि देखना, सुनना, ये भी सब फोर ब्रेन ही करता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंसेशन ऑफ हंगर या फिर पेट फुल है, तो वो भी ब्रेन का ही काम होता है, फोर फोर ब्रेन का काम होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये ब्रेन का ब्रीफ डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। आपका एक क्रेनियम है, क्रेनियम मतलब स्कल, जो आपका हड्डी वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं हम। ये सेरिब्रम है, इसका रोल बताऊंगा आपको मैं क्या होता है। ये आपका फोर ब्रेन है, देखिए फोर ब्रेन कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। ये मिड ब्रेन है, ये वाला पार्ट, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। अब याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो आपका ब्रेन है ना, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड ये मिला के किसकी फॉर्मेशन करती है, सीएनएस, जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है आपका, ब्रेन और
स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आपकी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है, तो ये कनेक्टिविटी आपके जितने भी डिसीजन मेकिंग होती है या फिर इंपॉर्टेंट आपके वर्क्स होते हैं उसमें हेल्प करती है। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। ये देखिए हिंडब्रेन, ये छोटा वाला एरिया ये आपका हिंडब्रेन होता है यहाँ पे। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं मिड ब्रेन के फंक्शंस। ठीक है, मिड ब्रेन के फंक्शन बताता हूँ आपको मैं कि मिड ब्रेन काम क्या करता है। मैं मिड ब्रेन को एमबी लिख रहा हूँ, तो याद रखिएगा आप कि एमबी का मतलब मिड ब्रेन है यहाँ पे। ठीक है, तो मिड ब्रेन का देखिए काम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली। मिड ब्रेन का काम होता है वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे जो सिलेबस है ना क्लास 10th एनसीईआरटी का, उसके अंदर मिड और हिंड ब्रेन दोनों का इन्होंने कंबाइंड दे रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है कि जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस है ना बॉडी के अंदर, उसको मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों मिला के कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखिए वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन आप समझते होंगे क्या होता है। वॉलंटरी मतलब जो आप खुद से एक्शन लेना चाहते हो, जैसे आप अपने हाथ को उठाना चाहते हो और वो उठ जाता है, तो वो वॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मतलब जो आप चाहते नहीं हो, ठीक है, जिसको आप कमांड नहीं दे रहे बट फिर भी वो हो रहा है, तो वो इनवॉलंटरी एक्शन है। जैसे कि आप आपके जो ये पीपल होता है, पीपल का साइज बढ़ना घटना, पीपल आप जानते हो ना आई के अंदर होता है। ठीक है, इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज होना, आपका हार्ट की ब्रीथ पंपिंग बीट जो बीट होता है वो। ठीक है, रेस्पिरेशन होना, रेस्पिरेशन में मतलब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट अपनी मर्जी से कर सकते हो, बट रेस्पिरेशन जो प्रोसेस आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली चल रहा है दैट इज इनवॉलंटरी। ठीक है, जो मूवमेंट होती है फूड की वो भी इनवॉलंटरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फूड को स्वेल किया और आप चाहो ऊपर निकाल दो उसको वापस से हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इनवॉलंटरी एक्शंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वॉलंटरी एक्शंस को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आपकी बॉडी में वॉलंटरी एक्शंस मेजरली कंट्रोल करता है आपका फोर ब्रेन। ठीक है, एफ बी मतलब फेसबुक नहीं, यहाँ पे फोर ब्रेन है। ठीक है, और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ये मेजरली कंट्रोल करते हैं आपके इनवॉलंटरी एक्शंस को। ठीक है, तो याद रखिएगा इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि आपका मैंने बताया, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका जो ब्लड प्रेशर उसको मतलब सॉरी उसको कंट्रोल करना। ठीक है, उसके अलावा वॉमिटिंग हो गया, और भी बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। आप लिस्ट बना सकते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस की, बट आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज अ थिंग ऑफ वेरी कॉमन सेंस। आप कॉमन सेंस से पता लगा सकते हो विच एक्शंस आर वॉलंटरी एंड विच ऑल आर नॉट, विच आर इनवॉलंटरी। जैसे हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, हम जब बाइसाइकिल चलाते हैं, तो जैसे अगर ये रोड सीधा है, ठीक है, तो हम सीधी चला रहे हैं। ठीक है, अब मैं मानता हूं आप कहोगे कि हम ऐसे भी चला सकते हैं, इसको जिगजैग चला सकते हैं। यस यू कैन, बट देयर इज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि गाड़ियां और चल रही होती हैं। तो आप मेजरली इसको स्ट्रेट लाइन में ड्राइव करते हो बाइसाइकिल को। चलते टाइम आप स्ट्रेट चलते हो, ठीक है, खड़े होते टाइम आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हो। ठीक है, होते हो ना। और मूवमेंट आपने देखा होगा कि मूवमेंट करते टाइम आपकी जो लेग्स की बॉडी मूवमेंट होती है वो लगभग यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो जितने भी आपके ये पोस्टर से रिलेटेड चीजें होती है ना, जितनी भी, ठीक है, ये हैंड ब्रेन का एक पार्ट। इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है सेरिबेलम, याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शन में प्रिसीजन होती है, प्रिसीजन मतलब कि आप कितने प्रिसीजन से कोई वॉलंटरी एक्शन कर रहे हो। जैसे ये जो आपके एक्शंस थे यहाँ पे मूवमेंट के, ड्राइविंग के, ये सारे एक्शन को कंट्रोल करता है ये पार्ट। ठीक है, तो आपका जो याद रखिएगा पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस। ठीक है, बॉडी बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। ठीक है, अब एक पार्ट मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, आपकी इससे अलग सिलेबस से अलग। जब भी एक ह्यूमन अल्कोहल ड्रिंक करता है, ठीक है, अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद आपने देखा होगा कि उसकी मूवमेंट टेढ़ी मेढ़ी रहती है। ठीक है, वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाता। तो वो उस टाइम पे ऐसा क्यों होता है? उस टाइम पे ऐसा इसलिए होता है कि जो सेरिबेलम होता है ना उसका, वो वहां पे इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, जब भी वो अल्कोहल मतलब कोई कंज्यूम करता है। ठीक है, अब मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं बताना चाहता, मैं बस आपको इसलिए बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सेरिबेलम इससे रिलेटेड है, इसलिए बताना चाहता हूँ। अगर सिलेबस में कभी आया या फिर मैं सेपरेट वीडियो बनाने लगा इसके ऊपर, तो तब मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि अल्कोहल पीने से बॉडी के अंदर क्या रिलीज होता है और उसकी वजह से कैसे सेरिबेलम का एक्शन और हमारा वीक होता है। ठीक है, तो वो पार्ट अभी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर मेडुला होता है एक्चुअली, ब्रेन के अंदर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मेडुला होता है। मेडुला का काम क्या होता है? मैं आपको मेडुला का वर्क भी बताता हूँ। मेडुला भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, मेडुला का काम क्या होता है? ये आपका जो ब्लड प्रेशर था ना, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर हो गया आपका, ठीक है, सैलिवेशन हो गया,
वॉमिटिंग हो गया, ये सारे काम को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। ये देखिए यहाँ पे था, ये मैंने मिस कर दिया, बट मेरे को याद था कि मेडुला का एक्शन मुझे एक्सप्लेन करना है। सो हियर इट इज। ठीक है, आपका सेलिवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सारे एक्शंस कौन कंट्रोल करता है? याद रखिएगा, आपका मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मेडुला का वर्क हो गया। अब आगे चलते हैं। अगर आपको कभी लगता है कि कोई पार्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है और वो मिस हो गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली डीएम कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा, सेरिब्रम का फंक्शन रह गया। सेरिब्रम का फंक्शन इसमें गिवन नहीं है, बट फिर भी स्टिल अगर आप जानना चाहते हो मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सिंपल सिंपल फॉर्म में बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए एक्चुअल में सेरिब्रम का काम होता है कि जितनी भी मूवमेंट होती है ना, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि आपको आपकी जो मूवमेंट है, जैसे सेरिब्रम का काम होता है कि बॉडी का पोस्चर कंट्रोल करना, सेरिब्रम का भी थोड़ा थोड़ा वैसे होता है। बट ये ना बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ये जो डिफरेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बुक में गिवन नहीं है। ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम सेरिब्रम का होता है। तो बॉडी को कब अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, जैसे विंटर्स में इंक्रीज करना होता है, समर्स में डिक्रीज करना होता है, तो ये काम इसके जो कमांड्स होती है वो सेरिब्रम से आती है। ठीक है, इसके अलावा छोटे मोटे काम और होते हैं, जैसे आपकी रीजनिंग स्किल्स होती हैं, वो भी सेरिब्रम से कंट्रोल्ड है। ठीक है, इमोशंस हो गए, वो भी सेरिब्रम से कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो जिन लोगों का बार बार दिल टूटता है, वो याद रखिएगा कि सेरिब्रम इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अभी तो देखिए बात होगी थी हमारी एनिमल्स की, अब आते हैं प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। तो देखिए आपने देखा होगा कि प्लांट होता है छुई मुई, ठीक है, या फिर इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट। वो क्या करता है, जैसे आप उसको उसकी लीव्स है ना ओपन होती हैं, जैसे आप उसको टच करोगे ना, तो उसकी लीव्स क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, मैं अच्छे से डायग्राम बना नहीं पा रहा, बट मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दिस प्लांट। तो ऐसा क्यों होता है, ये इतना सेंसिटिव क्यों होता है टच के लिए? और आपने देखा होगा मोस्टली कि जब भी कोई सीड है जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट मतलब आप उसको सॉइल के अंदर डालते हो और वो बनना स्टार्ट होता है, तो रूट आपकी नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा सीड से जो आपकी लीव्स हैं, ब्रांचेस है, वो ऊपर जाती हैं और रूट्स नीचे आती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी क्यों होता है? ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी पार्ट में। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज, यू कुड से कि प्लांट्स वाले पार्ट में हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्लांट के अंदर दो तरह की मूवमेंट होती है। फर्स्ट मूवमेंट होती है जो कि डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट किस पे? डिपेंडेंट होती है वो ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, कि ग्रोथ होगी तभी मूवमेंट होगी। और एक तरह की मूवमेंट होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है ग्रोथ के, मतलब कि ग्रोथ होना हो वो मूवमेंट होनी होनी है। ठीक है, तो ये दो तरह की मूवमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, ग्रोथ की इंडिपेंडेंट होती है। तो आप समझिए इस बात को, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मूवमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ के ऊपर कौन कौन सी मूवमेंट डिपेंड करती है और ग्रोथ के ऊपर कौन सी मूवमेंट डिपेंड नहीं करती। ओके तो देखिए प्लांट्स में हमारे तरह सेम इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल वेज यूज करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम यूज करते हैं ना, वैसे वो यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं प्लांट के अंदर, आपको पता है कि एक तो फूड बनाने का है, ठीक है, दूसरा उसकी ग्रोथ करने का है, जैसे फ्लावरिंग करना और फ्रूट की ग्रोथ होना। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो ये कैसे होते हैं, हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। प्लांट्स की एक्चुअली शेप चेंज होती है। ठीक है, कैसे शेप चेंज होती है? वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर ना, अमाउंट ऑफ वाटर उसको रेगुलेट करते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर रेगुलेट करने से उनकी शेप चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे जहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा ग्रोथ की, वहां पे वाटर की ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगी, वहां पे प्लांट की ग्रोथ ज्यादा दिखेगी आपको। ठीक है, अब देखिए प्लांट के अंदर ना वाटर की वजह से कई मूवमेंट, कई तरह के एक्शन होते हैं, जैसे कि स्वेलिंग। ठीक है, अगर ज्यादा पानी चला गया तो स्वेलिंग होगी। ठीक है, आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, तीनों सॉल्यूशंस। आप क्लास 9th एनसीईआरटी की चैप्टर 5 की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ऑस्मोसिस को और ये तीनों सॉल्यूशंस को। स्वेलिंग, फिर श्रिंकिंग। ठीक है, ये दोनों मूवमेंट जो होती है ये पानी की वजह से होती है। स्वेल होना मतलब कि साइज इंक्रीज होना, श्रिंक मतलब साइज कम होना। ठीक है, और ये मूवमेंट भी कैसे होती है और डीप में जाना चाहते हो तो लास्ट चैप्टर की वीडियो है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप दोनों वीडियोस देख सकते हो। दोनों वीडियोस के अंदर मैंने पानी की वजह से कैसे मूवमेंट होती है बता रखा है, गार्ड सेल और स्टोमाटा का फंक्शन कैसे होता है वो भी बता रखा है। तो आगे चलते हैं, पहले डिस्कस करेंगे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, जो मूवमेंट ग्रोथ की वजह से होती है हम उनको डिस्कस करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम ग्रोथ डिस्कस करेंगे रूट की। ठीक है, आपको पता है कि रूट आपकी ग्रो करती है, ठीक है, नीचे की तरफ करती है। ठीक है, तो रूट के अंदर ना आपको तीन तरह की ग्रोथ मिलेंगी। ठीक है, ये जो आपकी ग्रोथ है हमेशा ना मूवमेंट की वजह से जो होती है, जो भी सॉरी मूवमेंट ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट हो रही है, ये सारी डायरेक्शन होगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगी। ऐसा नहीं होगा कि इस डायरेक्शन में भी हो रही है और यहाँ भी निकल रही है, यहाँ भी हो रही है, ऐसा नहीं होगा। ये एक आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलेगी। ठीक है, और ये मूवमेंट ना तीन चीजों पर डिपेंड करती है। तीन पार्ट्स हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट जो आपकी मूवमेंट होती है ना, उसे कहते हैं हम जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, जियो मतलब समझते हो अर्थ। ठीक है, ट्रॉपिज्म मतलब आप याद रखें यहाँ पे मूवमेंट है। तो जियो मतलब अर्थ, जो अर्थ की वजह से मूवमेंट होती है। अर्थ के अंदर कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जो ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट होती है रूट की, उसे हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो जियो मतलब याद रखना अर्थ, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। अब ये मूवमेंट भी दो तरह की होती है। ठीक है, जैसे देखो आप लोग पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ खींचता है लोग चीजों को? नीचे की साइड खींचता है। तो अगर चीजों को वो नीचे की तरफ खींच रहा है तो दैट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। बट अगर जो चीजें हैं उनकी ग्रोथ अगर इसके अगेंस्ट हो रही है, मतलब ग्रेविटी वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट इट डाउनवर्ड्स बट द ऑब्जेक्ट इज ग्रोइंग अपवर्ड्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, बट इट शुड ग्रो डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ जियोट्रोपिज्म। तो इट इज अ फोर्स, जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है इट इज अ फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, अगर ये अगेंस्ट ग्रेविटी है तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, और अगर ग्रेविटी के साथ है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। देखिए, इससे रिलेटेड आपको और भी सारी चीजें हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप चैनल एक्सेस करना चाहते हो तो चैनल एक्सेस कर सकते हो आप। चैनल का नाम पता है आपको कि हमारे चैनल का मिशन सीएपीएफ हब है। चैनल पे अभी हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, एंड देयर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग एंड हु हैज ऑलरेडी एनरोल्ड इन अवर पेपर 1 एंड 2 सीरीज। एज यू ऑल नो, वी हैव, जिनको जो चैनल से जुड़े हुए उनको सबको पता है कि एयर रैंक 3 of 2019 CAPF प्रथमेश सर will be joining our channel। एक्चुअली ज्वाइन कर लिया उन्होंने चैनल को, तो he will be there for guidance and evaluation of paper 1 and paper 2 with our other team members। Okay, so this is a golden opportunity for you people to learn from the toppers who themselves have excelled in this exam, so this will help you a lot। इसके अलावा आपको पता होगा कि एलगार सीरीज भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर एलगार सीरीज। अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट स्वप्निल सर और यू कैन डीएम मी फॉर एनी डिटेल्स। तो आगे चलते हैं। तो दिस वाज अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जो आपका जियोट्रोपिज्म मतलब कि ग्रेविटी से मूवमेंट हो गई। ठीक है, इसके अलावा भी कई मूवमेंट्स होती हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जो मूवमेंट होती है वो होती है हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, और उसके अलावा एक और मूवमेंट होती है वो कीमोट्रोपिज्म। इसके अलावा एक और मूवमेंट होती है उसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, इतने ट्रोपिज्म याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रोपिज्म को मतलब याद रखिए कि ग्रोथ होती है, उसके अलावा जो इनके प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स को याद रखिए सबको, सबके। जैसे देखिए, जियो मतलब मैंने आपको बता दिया, जियो आप याद कर सकते हो, जियो मतलब अर्थ होता है, अर्थ से ग्रेविटी। हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, तो पानी की वजह से जो मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। सपोज करिए दिस इज रूट। ठीक है, एंड हमने पानी दिया, तो जिस तरफ पानी उस तरफ शूट का फैलना, जो रूट की टिप्स है उसका फैलना, दिस इज हाइड्रोट्रोपिज्म। इसके अलावा नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है? कीमो मतलब केमिकल्स, तो आप कह सकते हो ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स केमिकल, जो फर्टिलाइजर देते हो। ठीक है, जहां आपने फर्टिलाइजर दिए वहां पे रूट्स का फैलना, या फिर आप कह सकते हो कि ऊपर स्प्रे किया आपने, जहां स्प्रे किया लीव्स के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, वहां उनकी ग्रोथ रहती है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, उसके बाद आता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना। जहां भी फोटो की बात होती है ना, साइंस में फोटो का मतलब लाइट होता है। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म मतलब ग्रोथ, तो मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो ग्रोथ होती है उसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सब सपोज करिए ये आपका प्लांट है और ये आपका फ्लावर है। ठीक है, ये मान लीजिए सन था। ठीक है, इसकी रेज आ रही है, तो जिस साइड ना ये मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जिस साइड को आपका सन की रेज होंगे ना, उस साइड ही आपका ये प्लांट मिलेगा आपको। ठीक है, जिस साइड जब इनका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब खाने की जरूरत नहीं है, या फिर नाइट टाइम में जब सनराइज प्रेजेंट नहीं है,
तो इसकी आप देखोगे इसका जो फेस है ना, या तो ऑपोजिट डायरेक्शन मिलेगा या फिर डाउन साइड को मिलेगा फ्लावर। ठीक है, ये क्यों होता है? ये होता है फोटोट्रोपिज्म की वजह से। जब ये सन की तरफ खिंचा जा रहा है, मतलब ग्रोथ हो रही है सन की तरफ, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है। और अगर सन से दूर जा रहा है तो ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। सन या फिर आप लाइट कह सकते हो, दोनों चीज कह सकते हो। लाइट से दूर जा रहा है तो ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, अब वो डिस्कस करते हैं। ये आपका क्वेश्चन था कि बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट कैन बी रेफर टू एज। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो प्लांट की शूट है उसका बेंड होना टुवर्ड्स लाइट क्या होता है? लाइट की तरफ बेंड हो रही है तो क्या होगा? वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अभी समझाया था ना आपको, ये प्लांट है, ये सन है, ठीक है। अगर टुवर्ड्स सन की तरफ इसकी मूवमेंट हो रही है, मतलब बेंडिंग हो रही है, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है। अगर इससे अवे हो रही है तो वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से सेकंड, बी, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, सीएपीएफ 2019 का क्वेश्चन है, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद ये खत्म हो चुका है हमारा टॉपिक। अब देखिए प्लांट के अंदर ग्रोथ तो होती है। अब इसके अलावा देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और केमिकल इम्पल्सेस, ये दो तरह की चीजें हमारी बॉडी के अंदर से चल जनरेट होती हैं जब भी कोई हमें एक्शन लेना होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर। देखिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत फास्ट होती हैं, बट इनका ना अपनी लिमिटेशंस है। इनकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन इसमें ये है कि जो केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जहां से जिस सेल से निकलेगा वो लिमिटेड सेल को टारगेट करेगा। जैसे सपोज करिए कि नाइफ था, नाइफ से आपका हाथ कटता है, ठीक है, ये नाइफ लिया आपने, नाइफ से अगर मान लीजिए आप वेजिटेबल्स चॉप कर रहे हो, आपकी अगर फिंगर कट होती ना तो एकदम से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा और आपका ब्रेन सिग्नल देगा आपके फिंगर को कि आप फिंगर हटाओ, तो आप फिंगर हटाओगे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, वहीं पे क्या होता है कि जब भी एक सेल एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसको अगली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने के लिए अपने आप का अपना मैकेनिज्म को रीसेट करना पड़ता है, या फिर कह सकते हो आपके शट डाउन करना पड़ता है, और फिर से दोबारा से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे चीज दे रखी है, थ्योरेटिकल चीज है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल इम्पल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो केमिकल मैसेजिंग होती है वो क्यों ज्यादा इफेक्टिव है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। केमिकल जो आपके रिलीज होते हैं केमिकल मैसेजिंग या फिर केमिकल कम्युनिकेशन में, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो पूरी बॉडी को टारगेट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, कैसे कैसे केमिकल्स होते हैं। एक्चुअली बाय केमिकल्स वी आर रेफरिंग टू हार्मोन्स। ठीक है, वो कैसे वर्क करते हैं विल बी नोइंग दिस वेरी सून। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि क्या एडवांटेज होता है केमिकल्स का, ठीक है, और क्या लिमिटेशन है आपके इसकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़े कुछ मूवमेंट्स पढ़ी प्लांट्स की, अब कुछ ना, ये तो आपकी जो जितनी मूवमेंट्स थी ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से थी। ठीक है, जैसे फोटोट्रोपिज्म में भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं तो वो एकदम से मूवमेंट कराने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हो आप कि फोटोट्रोपिज्म के टाइम पे कि जो शूट है ना सिर्फ वो जाती है। ठीक है, वो प्लांट सन की तरफ सिर्फ शूट जाती है। तो आपने देखा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपके सिर्फ एक दो जो स्पेसिफिक पार्ट है उसी के ऊपर एक्ट करती है, पूरी बॉडी के ऊपर नहीं करती। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे केमिकल मैसेजिंग, केमिकल कम्युनिकेशन क्यों वो इफेक्टिव है, कैसे वो पूरी बॉडी पे असर करती है। ठीक है, तो देखिए प्लांट्स के अंदर ना हार्मोन्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है कि जब भी प्लांट के अंदर आप देखोगे प्लांट लाइट डिटेक्ट करता है, मतलब जैसे लाइट आती है, सनलाइट आती है, तो सनलाइट का पता कैसे लगता है कि वो सनलाइट ही एक्चुअली। तुम अगर आप टॉर्च की लाइट दो प्लांट को और आप बोलो, मतलब आप सोचो कि प्लांट खाना बना ले, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सनलाइट सनलाइट के अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, टॉर्च की लाइट में वो एनर्जी नहीं है जिसकी हेल्प से वो खाना बना पाए। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन होता है ना ये डिटेक्ट करता है कि सनलाइट कौन सी है, नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट कौन सी है। तो उसका काम बस ये होता है कि जब भी लाइट होगी, लाइट आएगी, ये सीक्रेट होगा और सीक्रेट होकर डिटेक्ट करेगा लाइट को। ठीक है, ये सीक्रेट कहाँ पे होता है? शूट की टिप पर। ये आपकी प्लांट की शूट लीफ होगी, इसकी जो टिप होगी ना यहाँ पर ये सीक्रेट होगा। ठीक है, और यहीं पे ये यहाँ से जो केमिकल मैसेजिंग है ये इसको सिग्नल देता है कि आपकी शूट ग्रो करे, क्योंकि जितनी शूट लंबी जाएगी, लंबी शूट होगी, उतनी ज्यादा उसमें केमिकल सिग्नल्स को सेंड करना इजी रहेगा।
ठीक है। अब देखिए, जब भी लाइट कभी एक साइड से आ रही होती है ना प्लांट की, तो ऑक्सीजन क्या होता है, शेडी साइड पे क्या होता है आपका, डिफ्यूज होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए लाइट यहां पर आ रही है, ठीक है। आपको पता है लीफ की दो साइड होती है, तो अगर फ्रंट साइड पे आ रही है ना, तो ये जो बैक साइड होगी, नीचे वाली साइड होगी, इस पर ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा, ठीक है। डिफ्यूज होगा मतलब क्या है, वो वहां पे एक्ट करेगा, रिलीज होगा, ठीक है, ताकि वो ऊपर की तरफ लाइट डिटेक्ट करे और यहाँ नीचे से सिग्नल भेजे प्लांट को कि आप जी आपको लाइट मिल रही है, एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर फूड। जो अपने रॉ मटेरियल से इकट्ठे कर ले या फिर अपने कर रखे, तो उनको प्रोसेस में लेके आ जाइए, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीजन की वजह से ये जो आपका प्लांट है ना, वो लाइट की तरफ बैंड दिखता है आपको, ठीक है। जैसे ये बैंड प्लांट दिख रहा है ना, ये वाला, ये किसकी वजह से दिख रहा है, ऑक्सीजन की तरफ से, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, लाइट की तरफ खिंचता है, ठीक है। तो एक पार्ट अगर आपका लाइट की तरफ खींचेगा, बाकी पार्ट वैसा का वैसा रहेगा, तो क्या होगा कि आपका एक पार्ट झुक जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपका बैंड दिखेगा, ठीक है। देखिए, एक और प्लांट हार्मोन होता है गिबलिंस। इसका काम क्या होता है, इसका काम बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह होता है। ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। स्टेम की ग्रोथ में सेम ये जैसे ऑक्सीजन करता है ना, वैसे काम करता है ये। एक जो शेडी साइड आपकी वहां पर डिफ्यूज हो जाएगा और स्टेम को आगे सॉरी ग्रोथ के लिए ये वहां से सिग्नल्स ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा। ये भी लाइट की प्रेजेंस में ही रिलीज होता है। इसके बाद है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। रीजन बिहाइंड, ये रीजन ये है कि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। आपको देखो पता है कि जब डिवाइड होती है तो चीजें बढ़ने लगती है। जैसे मान लीजिए 3 सेल थे, तो ये मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी थी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 की जगह 4 सेल हो गए, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी है सब कुछ बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो साइटोकाइनिन का काम होता है सेल को डिवाइड करना। जब सेल डिवाइड करते हैं तो वो ग्रो करते हैं। स्पेशली ये साइटोकाइनिन है कहाँ पर रिलीज होता है, आपके ऐसे पार्ट्स में से फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि प्लांट के अंदर ग्रोथ तो होती है, बट कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है देखना कि अगर ग्रोथ एक्सेसिव हो रही है तो उसको रोकें, ठीक है। एक्सेसिव ग्रोथ को रोकने का काम होता है इनका। तो एक हार्मोन होता है प्लांट के अंदर जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। इसका काम यही होता है कि जब भी कभी ग्रोथ एक्सेसिव हो रही होती है तो उसको रोकने का काम होता है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। अभी देखिए, ये तो हो गए प्लांट्स की बात। अब आते हैं एनिमल्स के हार्मोन्स के, मतलब ह्यूमंस की बात करते हैं। जनरली हम ह्यूमंस को एनिमल्स ही कहते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि अगर मान लीजिए कोई हॉट चीज आ रही है आपके पास, ठीक है। हॉट हॉट मतलब ये मान लीजिए कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपका हाथ है, ठीक है। अगर हाथ है आपका इसके ऊपर, तो आप एकदम से सडन एक्शन लोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, या फिर मैं कहता हूँ कि एक ह्यूमन है, ठीक है। सपोज कर लीजिए वो कहीं से कोई स्पोर्ट्स करके आया है, ठीक है, वो थका हुआ पूरा, बट उसको सामने एक लाइन दिख गया, ठीक है, और उसको पता लग गया कि लाइन हंग्री है और ये इसको खाने वाला है। तो वो जो ह्यूमन है ना, वहां पे वो कुछ नहीं सोचेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, वो सीधा भागेगा, ठीक है। और वो जिस स्पीड से भागेगा ना, हो सकता है कि वो स्पीड उसने आज तक कभी अटेन की भी ना हो, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी बॉडी को ना दिखता है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो उस टाइम पे वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको कहते हैं हम एड्रेनलिन, ठीक है। उसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, याद रखिएगा। एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, जब भी ये सीक्रेट होता है ना, तो ये जल्दी से हार्ट को आपके सिग्नल देता है कि जल्दी से जल्दी आप पंप करो। जब हार्ट जल्दी पंप होगा तो ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा होगी, ब्लड ज्यादा सर्कुलेट होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा, ठीक है। जिस जिस पार्ट में ज्यादा जरूरत है, जैसे इस केस में हमें भागना है, तो ऑक्सीजन कहाँ चाहिए, लेग्स में चाहिए। तो हमारे लेग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड करेगा, एनर्जी ज्यादा आएगी, तो ये जो पर्सन है वो फास्टर मूव करेगा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। तो देखिए, अब हम बात कर चुके हैं हमारे हार्मोन्स के बारे में, बात करेंगे। हार्मोन जनरली कुछ नहीं होता, आपके केमिकल्स होते हैं जो बॉडी रिलीज करते हैं, ग्लैंड रिलीज करते हैं, ठीक है। देखिए, बॉडी में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एंडोक्राइन, ठीक है, और एक होता है आपका एक्सोक्राइन, ठीक है। ये पहले एंडो कर लिया, अब आते हैं एक्सो पर, ठीक है। तो एंडोक्राइन हार्मोन्स आपके वो होते हैं जो बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं। जैसे आपका मैं बताता हूँ, इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन हो गया, थायराइड हो गया, जो बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके INSULIN, इंसुलिन, ठीक है।
उसे हम एंडोक्राइन कहते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन क्या होता है, जो बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं। से फॉर एग्जांपल आपका सैलिवरी ग्लैंड जो सलेवा रिलीज करता है, वो बॉडी के बाहर सलेवा को आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड जो आप जिसके थ्रू आपका स्वेट बाहर निकलता है, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो हम एंडोक्राइन पे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके बहुत कम है, तो हम एंडोक्राइन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना ये चीजें अब याद रखनी एग्जाम में कि कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आपका सीक्रेट होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एड्रेनल, ठीक है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, याद रखना, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये सीक्रेट होता है। कहां से सीक्रेट होता है ये? एड्रेनल ग्लैंड से, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और हार्मोन्स पढ़ते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड देखिए, आप मेरे को एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। आपने देखा होगा शायद ये चीज पहले, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्टून, आपको याद होगा, करेज द काउडल डॉग, ठीक है। इसके सामने जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती थी, ये पागल हो जाता था, ठीक है। इसके मतलब यू कुड से कि रिफ्लेक्स एक्शन करता था अपने, और डर के भाग जाता था, या फिर ये करना वो करना, जो भी करता था, ठीक है। बट अगर मैं एड्रेनल हार्मोन की बात करूं, तो दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल आई कुड इलस्ट्रेट यू। जिसने भी कार्टून देखा है, तो उस केस में इसका तो एड्रेनलिन हमेशा रिलीज होता ही रहता था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है? ये रहा, ठीक है। इसे याद रखिएगा, हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर मेजर एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। कहां प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी? हिंड ब्रेन के पास, याद रखिएगा, पोजीशन मैंने आपको बता दी इसकी, हिंड ब्रेन के पास प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए हमने देखा, देखो जो नमक की पैकेट है ना, उस पर आयोडाइज लिखा होता है या फिर एनरिच्ड विद आयोडीन लिखा होता है। तो देखो इसके पीछे रीजन क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर ना एक ग्लैंड होता है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करना। ये थायरोक्सिन हार्मोन है, ये क्या करता है? ये बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का ना बैलेंस बना के रखता है, या फिर आप कह सकते हो कि इनके कंट्रोल करता है मैकेनिज्म को, ठीक है। तो तीनों में से अगर मान ली कोई एक चीज बहुत ज्यादा हो गई या फिर एक चीज बहुत कम हो गई, तो उससे इम्बैलेंस हो सकता है हार्मोन्स का, ठीक है। और अगर इम्बैलेंस होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। अगर आपके आयोडीन नहीं है बॉडी डाइट के अंदर, ठीक है, तो आयोडीन से याद रखिएगा, आयोडीन से थायरोक्सिन का क्या रिलेशन है। आयोडीन थायरोक्सिन की सिक्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके डाइट में आयोडीन होगा ना, तभी थायरोक्सिन की सिक्रेशन हो पाएगी, ठीक है। आयोडीन की डिफिशियंसी से आप जो ह्यूमन है वो एक डिजीज से सफर करते हैं, जिसे हम गोइटर कहते हैं। ये जनरली आपको हिली एरियाज में मिलेगी। हिली एरियाज में आपने देखा होगा कि जो वहां के लोग पानी को कंज्यूम करते हैं ना, उसके अंदर सॉल्ट का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। सॉल्ट होता भी तो सॉल्ट में उनका आयोडीन नहीं मिलता, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि उनके अंदर ये डिजीज जो गोइटर है वो बहुत ज्यादा ही मिलती है, ठीक है। तो देखिए वन ऑफ द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज स्वेलन नेक। आपने देखा उनकी नेक स्वेल कर जाती है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि थायराइड ग्लैंड की पोजीशन कहाँ होती है। ऊपर देखो लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है। नेक में होता है, क्योंकि नेक की स्वेल हो रही है। अगर उसकी ये देखिए नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, फिर कमी हो जाती है आयोडीन की, तो यहीं पर नेक आपकी स्वेल करने लग जाती है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। अब देखिए आपकी बॉडी के अंदर ना एक हार्मोन होता है जो बहुत जरूरी है, खास करके बच्चों में। जब बच्चों को ना, जो मालनरिश बच्चे होते हैं, या फिर बच्चों को स्टार्टिंग से जेनेटिकल भी कह सकते हैं आप, एक हार्मोन होता है जीएच, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं इसे हम, ठीक है। जब इसकी रिलीज बॉडी बॉडी के अंदर बहुत कम होती है, तो बच्चे डाफ रह जाते हैं। डाफ मतलब शॉर्ट, और अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा टॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसको कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था ये मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो मेन मेन हार्मोन है सबको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन को ह्यूमंस के अंदर, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जब भी बॉडी ग्रोथ हार्मोन को कम सीक्रेट कर रही है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि आप ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा रिलीज करिए, क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का रोल याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस का रोल क्या होता है? बॉडी के अंदर बॉडी को सिग्नल्स प्रोवाइड करना कि आप
ज्यादा से ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी नहीं, ग्रोथ हार्मोन को आप रिलीज करो। ठीक है। अब देखिए, जब मेल एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन करते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, इस चीज सबके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। अब याद रखिए 10 से 12 साल का जब होता है बच्चा, 19 साल तक, उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो जो मेल्स के अंदर मेजर चेंज आते हैं वो बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन होते हैं, और फीमेल्स के अंदर आते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। ठीक है। अब देखिए, कुछ लोगों को डायबिटीज की दिक्कत होती है, तो उनको कहा जाता है कि आप शुगर मत लो, और उनको इंसुलिन के इंजेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो पैनक्रियाज है ना, वो रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन को। ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? शुगर कंट्रोल करता है। शुगर की जो सिक्रेशन का, सॉरी, शुगर का जो ब्रेकडाउन है उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन का है। ठीक है। तो अगर इंसुलिन की कमी आती है तो ब्लड में शुगर लेवल राइज कर जाते हैं। ठीक है। तो ब्लड में शुगर लेवल जब राइज करेगा तो जो वो स्टेज होती है उसे हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है। और ये बहुत हार्मफुल होती है, आपको पता ही है इस बारे में। ठीक है। अब देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसके अंदर ना, हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म है। मतलब कि कौन सी चीज कितनी, कब रिलीज करनी, कब नहीं करनी। ठीक है। कौन सा हार्मोन कितना ज्यादा चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कौन सा हार्मोन कैसा वर्क कर रहा है, ये सब फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चीजें कोऑर्डिनेट की जाती हैं। ठीक है। तो जब हमें ज्यादा ग्रोथ हार्मोन चाहिए, जब ज्यादा इंसुलिन चाहिए, तो सारी चीजें ये फीडबैक के थ्रू मिल जाती हैं। ये चार्ट है कि आपका इंपोर्टेंट कौन कौन सा हार्मोन है, ये मैंने जैसे आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है। याद रखिए कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ना, टेस्टोस्टेरोन को आप मेल डिफरेंशिएटिंग हार्मोन कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे हार्मोन्स लगभग सेम है, लगभग नहीं, सारे सेम है, बस एक ही डिफरेंस है, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखोगे कि मेजर आपके हार्मोन्स पेयर्स में अवेलेबल हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन था सीडीएस 2020 का है। ठीक है। तो देखिए, बहुत ही ज्यादा रिसेंट क्वेश्चन है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस चैप्टर से और भी आपको क्वेश्चंस मिले। ठीक है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नॉट फाउंड इन पेयर इन ह्यूमंस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने आपको बता दिया था, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो पेयर्स में नहीं मिलता? तो देखिए, हम यहीं से देख लेते हैं साइड बाय साइड। सबसे पहले है एड्रिनल। तो एड्रिनल, ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड ये रहा। ठीक है। ये पेयर्स में देखो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है। फिर है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी आप देखोगे कि ये पेयर में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। बाकी और भी चेक करते हैं, टेस्टिस, तो देखिए ये भी पेयर में प्रेजेंट है, और ओवरी ये भी आपका पेयर में प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हो 2 ओवरी हैं। ठीक है। तो ये सारे पेयर्स में प्रेजेंट है, सिर्फ एक नहीं है, वो कौन सा? पिट्यूटरी। ठीक है। तो इसके बाद आपका चैप्टर खत्म होता है रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटीज कंसिस्टेंसी। मतलब क्या है कि जितने भी ह्यूमन के अंदर क्वालिटीज होती हैं उसमें सबसे रेयर है कंसिस्टेंसी। ठीक है। हर ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं कि वो कंसिस्टेंट रहे। जो ह्यूमन कंसिस्टेंट रह पाते हैं किसी भी वर्क में, तो वो सक्सेस को अटेन कर पाते हैं। तो मैं आपको सबको एडवाइस करूंगा कि आप अपने काम में कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंटली वर्क करें टुवर्ड्स अटेनिंग योर गोल्स, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, एंड कीप वर्किंग। ठीक है। तो दिस इज योर एजुकेटर अंकित शर्मा। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आगे, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। जो भी पढ़ाई के लिए आपको डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली डीएम में। मैंने आपको बता रखा है कि मेरा टेलीग्राम हैंडल है अंकित_100। ओके। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।